मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। हम द एडुजेन की इंटायर टीम की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम लेकर के आए हैं आपके लिए अपकमिंग एग्जामिनेशंस जैसे कि बीपीएससी एडीओ, सीजीएल, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस के सीरीज जो कि हमारे एक्सपर्ट के द्वारा रिसर्च के बाद उस डेटा का इसमें इंप्लीमेंट किया गया है। आशा है हमें कि ये सीरीज आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही आगे के अपकमिंग क्लासेस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड वे में डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपके लिए तैयार मटेरियल्स को भी लेकर के आएंगे। तब तक आप इस सीट से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कितना तो पास करते हैं और ऐसे अरुणाचल में इनकी संख्या बहुत है। ठीक है, अब मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग नाम नोट करते। हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? अब इसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आप इसको जैसे हनी का हो गया, चॉकलेट का हो। हेलो भाई, नमस्ते। छोड़िए और बिना देरी के अपने इस करंट अफेयर के सेशन के साथ जुड़ जाइए। तो हम लोग सेशन शुरू करने के पहले 2-4 बात दिमाग में रख ले कि अगर सपोज कि मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ या दूसरा कर रहा हूँ या कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डील कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन से 2-4 पॉइंट निकल के इंपॉर्टेंट आ जाए जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो उसको आप वीडियो देखने के साथ साथ रनिंग नोट्स बनाते चले या वीडियो पॉज करके आप उसको राइट डाउन करिएगा, वो आपके ऊपर है, एज यू विश। तो चलिए श्री गणेश करते हैं, हर हर महादेव। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने MiG-21 को रिटायर कर दिया है, यानी सेवा से मुक्त किया है। तो इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष शामिल किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा। और हमारे ऑप्शन 1956, 1963, 1975 एंड 1999। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1963। 1963 में MiG-21 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। और MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक मिसाइल है, भारत का पहला सुपरसोनिक विमान है, सॉरी मिसाइल नहीं, विमान है। ओके, और इस लड़ाकू विमान को 1963 में शामिल किया गया था और अब तो रिटायर कर गया। तो जब ये कार्यरत था तो फिर किस किस युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था, तो वो आप नोट डाउन करते चलेंगे। 1971, 1999 और 2019 में भी इसका उपयोग किया गया। और उपयोग करने वाला कोई और नहीं, विंग कमांडर कौन? अभिनंदन। विंग कमांडर अभिनंदन 2019 में इसका उपयोग किया था। और ये विमान को रिटायर करने के पीछे की एक वजह बताई जा रही है कि ये काफ़ी बार इसका दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, काफ़ी बार ये दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। इस वजह से इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको बोलते हैं फ्लाइंग कॉफिन। फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता हुआ मौत है ये। और सब लोग को पता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ओके, तो नाउ चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा राज्य सरकार है जो पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है। तो आपका आंसर होगा झारखंड। और झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जो खनन पर्यटन योजना की शुरुआत कर रहा है। और इस योजना का मतलब उद्देश्य क्या है कि क्यों ऐसा कर रहा है? इसका उद्देश्य है कि अपने राज्य का जितना भी उसका खनिज विरासत है उसको वो प्रदर्शित करना चाह रहा है। और आप सबको पता है कि झारखंड के पास अकेला 40% वो खनिज, पूरे भारत में अगर 100% खनिज है तो समझ लो कि 40% जो संसाधनों का भंडार है वो झारखंड में ही है। क्लियर है? अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि इस परियोजना के द्वारा झारखंड में वैकल्पिक, यानी एक आधार पर वैकल्पिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया? किसका? अशोक स्तंभ का। कौन सा देश है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा श्रीलंका। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला श्रीलंका तो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि श्रीलंका में किया गया है बट कहाँ किया गया है, तो श्रीलंका के एक मंदिर में किया गया। कौन सा मंदिर है? वो बौद्ध मंदिर है। और उस मंदिर का नाम क्या है? वास्का डुवा श्री सुभूति विहाराय। क्या नाम है? वास्का डुवा श्री सुभूति विहाराय। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 28 जनवरी को। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 28 जनवरी 2024 को रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? भारत के उच्च आयुक्त, नाम क्या है इनका? संतोष। नाम इनका क्या होगा? संतोष झा। भारत के उच्च आयुक्त संतोष झा के द्वारा इसकी आधारशिला 28 जनवरी 2024 को रखी गई थी। ठीक है, और कहां पे?
तो श्री शुभूति विहाराय में। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2025 में वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? किसकी वर्ल्ड कप की? चेस वर्ल्ड कप की। कौन सा वर्ल्ड कप की मेजबानी? चेस वर्ल्ड कप की। तो आंसर इसका होगा भारत करेगा, और कोई नहीं करेगा, नन अदर देन इंडिया। और ये करेगा नहीं, ऑलरेडी कर चुका है। ये 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 में हुआ। इसमें टोटल 206 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और जैसे कि आप क्रिकेट वर्ल्ड कप का देखते हो कि आईसीसी ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसी तरह चेस वर्ल्ड कप को कौन ऑर्गेनाइज कराते हैं? FIDE, फिडे वर्ल्ड कप। और ये कितने साल पे आता है? जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप 4 साल पे, तो ये हर 2 वर्ष पे आता है, हर 2 वर्ष पे आता है। और इंडिया की तरफ से चेस में कौन कौन से खिलाड़ी आप लोग को पता ही होगा, विश्वनाथन आनंद, गुकेश डोमुराज, R प्रज्ञानंद एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इस बार भारत का स्थान 131वां रहा है 2025 में। 129वां भी ऑप्शन में दे रखा है, आप ध्यान देना। ये पिछले साल था, 2024 में भारत की रैंकिंग 129 थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट नंबर पे कौन आया? तो फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड आया। आइसलैंड जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड का रैंक फर्स्ट है। इंडिया का रैंक 2025 में 131 था और 2024 में 129 था। और हमारे जो आस पड़ोस के जैसे बांग्लादेश का 24th प्लेस आया है। ओके, नेपाल के बारे में जान लेते हैं, 125। और श्रीलंका 130। श्रीलंका कितने आई है? 130। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है? किस आर्टिकल के तहत? ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस आर्टिकल के तहत इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर होगा 67A। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो पहले जान लें कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ थी। यानी आर्टिकल 63 से 71 जब हम पढ़ते हैं तो हमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी के बीच में आता है 67 का, और इसी के माध्यम से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। हुआ ये था कि इस बार 2025 का जो मानसून सत्र, 2025 का मानसून सत्र कब स्टार्ट हुआ था? उसका पहला दिन था 21 जुलाई। 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया, और स्वास्थ्य कारणों के वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। और भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, यानी प्रेसिडेंट के बाद वही है। प्राइम मिनिस्टर आप मत समझ लेना, प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है भारत का उपराष्ट्रपति। ओके, और एक और बात कि जब उपराष्ट्रपति चले जाते हैं और जब तक दूसरा चुनाव होकर के अगले वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते तब तक कार्यभार कौन संभालता है? तो आर्टिकल 91 हमें इसी बारे में बताता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी वैकेंट होगी तो उनका कार्यभार डेप्यूटी स्पीकर संभालेंगे। कौन संभालेंगे? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। कब तक? तब जब तक कि कोई एक नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाते। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो सब जानते हैं 125 यूनिट। चुनाव लड़ा गया और ये कब से स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त 2025 शुरुआत की गई। और बिहार जो है कितना बिजली उत्पादन करके देता है? 8500 मेगावाट। 8500 मेगावाट का उत्पादन जो है वो बिहार करता है। और इससे कितने परिवारों को फायदा हो रहा है? 1.80 करोड़ परिवारों को इसका फायदा हो रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? यानी आप लोग सुनोगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं, तो उनके डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? यानी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? तो ये कोई और नहीं, नन अदर देन अनीश दयाल सिंह बने हैं। और अनीश दयाल सिंह जो हैं वो कौन है? वो 1988 बैच के मणिपुर कैडर के, किस कैडर के हैं? मणिपुर कैडर के ये एक आईपीएस ऑफिसर है। 1988 बैच के आईपीएस हैं और इन्होंने आईटीबीपी, सीआरपीएफ महानिदेशक के पद पे
महानिदेशक। आईटीबीपी सीआरपीएफ में महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं और ये अब क्या बन गए हैं, भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और इसके पहले कौन थे इन पद पे, किसका स्थान ले रहे हैं, तो टीवी रविचंद्रन का इन्होंने जगह लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन को कहाँ स्थापित किया गया है, तो एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है। कोई भी चीज़ ऑब्वियस बात है, कहाँ स्थापित किया गया है, एम्स दिल्ली में। मेडिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ जब आएगा तो पहली बार अगर पूछे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एम्स दिल्ली ही बोलेंगे। और एमआरआई से क्या होता है आप लोग जानते ही हैं कि एमआरआई के द्वारा हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में और उनकी संरचनाओं के बारे में पता करते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरेन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है? तो सबसे पहली बात कि मोरेन समुदाय है कहाँ का, तो इसका आंसर होगा कि मोरेन समुदाय जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ये पूछा है कि किस राज्य सरकार ने मोरेन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया है, मतलब कि कौन सा राज्य सरकार, यानी अरुणाचल तो नहीं। अरुणाचल में क्या है, मोरेन समुदाय की संख्या ज्यादा है, बट वह इसका आंसर होगा डी, असम। असम जो राज्य है वो मोरेन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी प्रमाण पत्र देने का निर्णय किया गया है। और असम के ये पूर्वी भाग में मोरेन समुदाय के लोग निवास करते हैं और ऐसे अरुणाचल में इनकी संख्या बहुत है। ठीक, अगला, आर्टेमिस समझौता में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश शामिल हुआ है। इसके पहले एशियाई कंट्री में भारत ही था। भारत के बाद, भारत पहला एशिया कंट्री था, भारत के बाद बांग्लादेश दूसरा बन गया है एशियन कंट्री जो कि आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला है। इसमें हम लोग बेसिकली इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आर्टेमिस समझौता है क्या। तो आर्टेमिस समझौता बेसिकली जो है कि हम लोग अंतरिक्ष की खोज और उसमें शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोगी सिद्धांतों का एक समूह है कि जिसमें अगर हम कोई अंतरिक्ष का खोज कर रहे हैं तो आपके साथ अगर साझा करना चाह रहे हैं तो वो कर दे रहे हैं, जिससे एक प्रोग्रेसिव चीज के लिए। ओके, नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बैसरन घाटी कश्मीर के किस जिले में अंतर्गत स्थित है, तो वो अनंतनाग में। और अनंतनाग कहाँ आता है, तो वो पहलगाम क्षेत्र में आएगा। पहलगाम क्षेत्र में अनंतनाग आता है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बैसरन घाटी। और ये क्यों क्वेश्चन आया, क्योंकि हाल ही में आप सब लोग जान रहे हैं एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी 22 अप्रैल को 2025 को कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था और उसमें हमारे 26 नागरिक की जान गई थी। और यह घटना कहाँ हुआ था, बैसरन घाटी कश्मीर में। और इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अनंतनाग इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाते हैं। और यहीं पे बर्बरतापूर्ण तरीके से 26 नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, पुणे में किया गया। कहाँ किया गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन में है कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सा अभ्यास होता है, तो डस्टलिक अभ्यास होता है। और इसका आयोजन इस बार कहाँ किया गया, तो इस बार पुणे में किया गया। ओके, और डस्टलिक का कहाँ किया गया, पुणे में किया गया। तो पिछली बार यानी 2024 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो यहीं उज्बेकिस्तान में किया गया था। और उज्बेकिस्तान के किस जगह पे, टर्मेज एक जगह है, टर्मेज, वहीं पे किया गया था। और इस बार इंडिया के पुणे में की गई। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक द्वारा ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। और किस ट्रेन में लगाया गया है, तो ट्रेन का नाम याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लगाया गया था। बहुत पूछे तो ये पूछ सकता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो पुणे में है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शुरुआत कब हुआ था इस बैंक का, तो इसका शुरुआत 1936 में हुआ था। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है रामनाथ गोयनका पुरस्कार के लिए, तो टोटल 27। तो ये पहले जानेंगे कि रामनाथ गोयनका है कौन, जिनके नाम से भैया ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और किस सेक्टर में दिया जाता है, तो पत्रकारों को सिर्फ दिया जाता है। क्वेश्चन से भी आपको समझ में आएगा कि किसको दिया जाता है, पत्रकारों को प्राइज दिया जाता है। रामनाथ गोयनका है कौन, तो आप याद रखिएगा 1942 में एक अहम घटना हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों भारत छोड़ो, याद आया, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अपनी पत्रकारिता के माध्यम से ये जो गोयनका साहब थे
इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया था और अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, उस समय के जाने माने पत्रकार हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारों को। इस बार टोटल 27 लोगों को दिया गया है। ओके, सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई? मतलब कि अगर किस संविधान संशोधन के द्वारा SC/ST समुदाय के लोगों को जो है पद में उन्नति यानी प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उसका आंसर होगा 77 संविधान संशोधन 1995 का जो है, जिसके तहत SC/ST के लोगों को पदोन्नति में दी गई थी। क्लियर। 71वां क्या है? 71वां संविधान में कोंकणी, नेपाली, कोंकणी, नेपाली और एक और लैंग्वेज मणिपुरी, इस भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, कहां? 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषा को ऐड ऑन किया गया था। अब अगली बार बढ़ते हैं। 72 संविधान संशोधन क्या है? 1992 का 72। ये क्या कहता है? ये कहता है कि त्रिपुरा विधानसभा के बारे में बोलता है। त्रिपुरा विधानसभा में ST समुदाय के लोग के लिए, नॉट SC, ओनली ST समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों पे कौन असत्य है, कौन गलत है? विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों के 1/3 निर्धारित है। बिल्कुल सही है ये। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई, नहीं, यही गलत है, 40 है। क्या है? 40 है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, लेकिन क्योंकि असत्य पूछा है। तीसरा पढ़ लेते हैं। इसमें सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम आयु, हाँ ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। तो ये दोनों सही हो गया, गलत ये हो गया, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, क्योंकि पूछा असत्य कौन है। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाइए। राज्य के नीति निदेशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है? अगर ये पूछे तो इसका आंसर होगा 43B, यानी 43 ख। 43 ख जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व में सहकारी समिति के गठन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो अब आगे इस ऑप्शन में दिए गए और जो हैं, जैसे आर्टिकल 39A, वो क्या है? तो आर्टिकल 39A आप लोग सुनते जाएं, अगर नोट डाउन करना है तो लिखते जाएगा। आर्टिकल 39A जो है वो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक सहायता कैसा? निःशुल्क, फ्री। आर्टिकल 39D जो ये किसके बारे में बात करता है? ये पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर पुरुष किसी पद पे काबिज, अगर सेम पद पे महिला भी काबिज है, तो उन दोनों का समान काम हुआ तो उनको वेतन भी समान दिया जाएगा। और ये बात कौन बोलता है? तो 39D बोलता है। अब 48A क्या कहता है? 48A कहता है कि हमें पर्यावरण और पर्यावरण में रह रहे जीवों की संरक्षण करना है, वन्य जीवों की रक्षा करनी है। पर्यावरण और वन्य जीव की। और ये क्या क्या है कि पुरुष और महिला समान वेतन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें, ये उपबंध किस में किया गया है? तो इसका सिंपल सा ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य के अंदर इसके बारे में दिया गया है, मूल कर्तव्य। तो फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल कितने हैं अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल हैं 11। दे आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और 21 आर्टिकल के दरमियान आर्टिकल 51A पार्ट, संविधान के किस पार्ट में है? पार्ट 4 में है और आर्टिकल 51A। और जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में संविधान का, उसमें इसको ऐड ऑन किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को। और कौन सी कमेटी थी ये आप याद रखेंगे? स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्य को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं?
तो वित्त आयोग, वित्त आयोग के द्वारा केंद्र द्वारा राज्य को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। किसके तहत है? तो आर्टिकल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 280, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट इसका गठन करते हैं और हर 5 साल के लिए इसका किया जाता है गठन। वित्त आयोग में टोटल कितने होते हैं? तो एक अध्यक्ष होते हैं और बाकी 4 अन्य मेंबर होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। और इन 5 की नियुक्ति कौन करता है? इन 5 की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उसमें अगर कोई वाद विवाद होगा तो किस हाई कोर्ट की तरफ हम बढ़ेंगे? तो उसका आंसर होगा कि वो हम जाएंगे कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर वेस्ट बंगाल और एक अंडमान एंड निकोबार तो आ ही रहा है, अब देख ही रहे। वैसे और कोलकाता हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो 1862 में, 1862 में। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर कितने से आते हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये सब गुवाहाटी हाई कोर्ट। और केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट में केरल और लक्षद्वीप। तो याद रहेगा, कोलकाता हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड, गुवाहाटी हाई कोर्ट में असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल हाई कोर्ट में केरल और लक्षद्वीप। चलिए नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके सदस्यों की कार्यकाल कितने अवधि की होती है? 3 वर्ष का ही इसका कार्यकाल होता है। ओके। तो निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। इसका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। तो पूर्ववर्ती नदी कहते किसे कहते हैं? तो जो नदी किसी स्थल खंड के उत्थान से पहले से बह रही हो, याद रखेंगे, स्थल खंड के उत्थान से पहले बह रही हो। ठीक है, स्थल खंड के उत्थान से पहले बहने वाली नदी को ही पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सिंधु नदी है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? इसमें तो कोई आंसर नहीं है, इसका होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर होगा हेलोफाइट। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले। जीरोफाइट मरुस्थल, याद रखिएगा। क्रायोफाइट एकदम शीत जगह, ठंड वाले जगह पे वनस्पति जो पाया जाएगा वहाँ। मेजोफाइट यानी दलदली जगह पे। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर के गुजरती है? इस ऑप्शन के को अगर देखें तो मालदीव, गैबन और ब्राजील, यानी ऑप्शन ए होगा। अगर पूछा जाए कि किस देश से होकर के गुजरती है तो टोटल भूमध्य रेखा जो है यानी इक्वेटर जिसको बोलते हैं वो 13 देशों से होकर गुजरती है। टोटल 13 कंट्रीज से होकर गुजरती है और 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप और 3 जल निकायों से भी होकर गुजरती है। अब सब मैं बताते चलूँ, 3 जल निकायों से भी होकर गुजरती है। अब मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग नाम नोट करते जाइएगा। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अफ्रीका के अंदर गैबन, कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, प्रिंसेस एक्सेट्रा। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। और जल निकाय की बात करेंगे तो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन इसमें बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र कहाँ बना है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सिंपल है, अहमदाबाद में बनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? एक तरह का रिसर्च करने के लिए सेंटर बनाया गया है अंतरिक्ष से रिलेटेड, यानी स्पेस से रिलेटेड। वो कहाँ बना है? अहमदाबाद में बना है। इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है
कि हमको अंतरिक्ष नवाचार में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर के आना है, यानी निजी निवेश को बढ़ावा देना है, निजी निवेश को बढ़ावा देना है, ताकि हम, अब अमेरिका में भी आप देखो नासा है और स्पेसएक्स भी है, तो उसी तरह ये सेंटर है, इसमें जो प्राइवेट जो निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, उसके मदद से भी हम लोग आगे काफ़ी करेंगे। उसका कहाँ खुला? अहमदाबाद में खुला। ब्लू कार्बन क्या है? सिंपल ऑप्शन पढ़ेंगे। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन, वन जैव मात्रा एवं कृषि में, वायुमंडल में तो ब्लू कार्बन होगा नहीं, वन जैव वाला महासागर, आप ब्लू का ही वाटर से रिलेटेड याद रखना है, यानी सागर, महासागर और तटीय परिस्थितिक तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू कार्बन, ब्लू सुनते ही याद रखना है कि वो कहाँ की बात हो रही है? पानी की बात हो रही है, और खासकर समुद्री एरिया की बात हो रही है, कि वहां पे जितने भी कार्बन उत्सर्जित होते हैं उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। तो बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा, परिभोगिका स्तूप एक बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे, नहीं, गलत है, दफन किए गए शारीरिक अवशेष नहीं थे, तो क्या थे? बुद्ध के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुएं थी, उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुएं, शारीरिक अवशेष नहीं। भरहुत स्तूप उत्तर प्रदेश में, नहीं, गलत है, भरहुत स्तूप एमपी में, तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी केवल एक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? तो उपनयन संस्कार के बाद होता था। किसके साथ होता था? उपनयन संस्कार के बाद होता था। उपनयन संस्कार क्या होता था? उपनयन संस्कार को एक दो पॉइंट जान लेंगे, द्विजत्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं। द्विजत्व का मतलब होता है दूसरा जन्म, दूसरा जन्म। उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म प्राप्त करने की प्रक्रिया भी माना जाता है, जिसके बाद विद्यार्थी को पहले गुरु के आश्रम भेज दिया जाता था, ताकि वो जाकर के शास्त्रों का और वेदों का शिक्षा ले सके। और वैदिक ऋचाओं और मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं, और जिसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति और धार्मिक मंत्र संकलित हैं उसको वेद कहते हैं। संहिता वेदों का ही भाग है। आगे, निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई? मतलब ये सोच सकते हैं कि विरोधियों का सफाया करने के बाद आप अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर रहे हो, बल्कि उल्टा कंसोलिडेट कर रहे हो, यानी समेकन की नीति अपना रहे हो। कौन था वो? ऑप्शन होगा गयासुद्दीन बलबन। अब गयासुद्दीन बलबन के बारे में जान लेते हैं कि गयासुद्दीन बलबन जो था उसने कंसोलिडेशन की नीति अपनाई, ये तो क्वेश्चन ही था। और यही गयासुद्दीन बलबन है जो कि शाही गरिमा और सुल्तान की सत्ता को दैवीय अधिकार देने के लिए, मतलब कि सुल्तान की सत्ता को ऐसे दिखाने से हम दैवीय अधिकार, मतलब कि देवता के समान दैवीय अधिकार देने के लिए सिजदा और पावोस प्रथा को अपनाया, जो कि फारसी परंपरा से प्रेरित है। सिजदा और पाबोश, सिजदा और पाबोस को अपनाया। सिजदा में सिर झुका के राजा को प्रणाम करते हैं, और पाबोस में उसके पैरों को चूमते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय कहाँ के मंत्री थे? कामपिल्ले के मंत्री थे। अगर कोई आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय कहाँ के मंत्री थे, तो कंपिल्ले के मंत्री थे। ठीक है, और कंपिल के मंत्री थे, तो कुछ एक दो बातें आप जान लीजिए कि बेसिकली क्या हुआ था कि हरिहर और बुक्का जो थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, ये तो क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे। और पहले वारंगल में एक काकतीय राजवंश की सेवा में थे। पहले कहाँ थे, कहाँ काम करते थे हरिहर और बुक्का राय? काकतीय राजवंश की सेवा में वारंगल में काम करते थे। लेकिन वारंगल के पतन के बाद दोनों भाई काम्पिल राज्य के मंत्री बन गए, और फिर काम्पिल पर जब दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण हुआ तो राज्य नष्ट हो गया। तो हरिहर और बुक्का को कैद कर लिया गया, और बाद में उनको फोर्सली कन्वर्ट कराया गया इस्लाम में, इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। हालांकि संत विधारणा के प्रेरणा से बाद में जाकर के उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, और 1336 ईस्वी में, कब? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना के समय, उस समय दिल्ली का जिस समय स्थापना किया 1336 में, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली का। ठीक है, और हरिहर और बुक्का के जो पिता थे उनका नाम क्या था? संगम। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, इनके पिता का नाम क्या था?
संगम था, इनके पिता का नाम संगम था और इसलिए इनका वंश संगम वंश कहलाया। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई थी। बात तो ठीक है कि मनसबदारी प्रणाली, लेकिन 1571 में नहीं, तकरीबन 1574 या 75 ये डेटा मिलता है हमको। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है, ये हुआ था। और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप बाबर के समकालीन था, नहीं, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन थे। तो इसका आंसर होगा केवल 2। तो हम क्या देखें कि पहला 1571 में शुरू नहीं हुआ था मनसबदारी प्रणाली, 1574 या 75 में हुआ था। और पानीपत का वो दूसरा, तो बिल्कुल सही कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और 1556 में अकबर की सेना बैरम खान के नेतृत्व में और हेमू के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसमें अकबर जीता था। और फिर महाराणा प्रताप बाबर के समकालीन नहीं थे, अकबर के समकालीन थे। और 1576 में महाराणा प्रताप का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। 1576 में कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का युद्ध अकबर से 1576 में हुआ था और जिसका नेतृत्व ओमार के राजा मान सिंह ने किया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? और इसका आंसर होगा रायगढ़। तानाजी देखे होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे, हाँ रायगढ़, जो बच्चा अगर पढ़ता अभी नहीं होगा, अगर मूवी वगैरह भी देखा तो तानाजी में इसका जिक्र किया गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्यकाल, मतलब कितने दिन तक ये राजा थे, कब तक था शिवाजी महाराज का, तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1674 से 1680, 1674 से 1680 के बीच में इनका कार्यकाल था। शिवाजी का जन्म ऐसे कंफर्म तो नहीं बता सकते, बट कुछ स्रोतों के अनुसार कब हुआ था जन्म? 6 अप्रैल 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था, शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। चलिए, और शिवाजी से रिलेटेड एक बात आप और ध्यान रख सकते हो कि शिवाजी जो था अपने मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान कहता था, अपने मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान कहता था। और इस अष्ट प्रधान में 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें पेशवा, आमत्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। 8 अष्ट प्रधान शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद में थे और उन 8 का नाम क्या था? पेशवा, पद है, ये पद है, पेशवा, आमत्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1882 में यानी 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो ऑप्शन के अनुसार जॉन लॉरेंस, लॉर्ड एलन बेरो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब हंटर आयोग कब आया? 1882 में आया, वो तो क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा आपको। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति को बेटर करना, यानी उसमें सुधार लाना, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी हमको पॉइंट उठाना है तो उसका सुझाव देना। और ये सर विलियम हंटर, कौन थे? सर विलियम हंटर, सर विलियम और हंटर, सर विलियम हंटर के ही अध्यक्षता में ये शिक्षा का विस्तार और निजी संस्थानों को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 में प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति गई थी? 1919 रॉलेट एक्ट, वो उसको काला कानून भी कहते हैं। 2 वर्ष तक आपको उठा लिया जाता और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, कोई मतलब कि ऐसा कहा जाता था कि रॉलेट एक्ट जो था उसमें बेसिकली ब्रिटिश सरकार भारतीयों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने और नज़रबंद रखने का अधिकार था। बिना मुकदमे गिरफ्तार करने और नज़रबंद करने का अधिकार था। इसमें इसके विरुद्ध ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, कोई काम नहीं, ना कोई वकील, ना कोई अपील और ना कोई दलील दिया जा सकता था। इसलिए इसको काला कानून भी कहा जाता था। विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जाएगा। कितने सालों के लिए किया जाएगा? तो 2 सालों के लिए किया जाएगा। ना कोई अपील, ना कोई वकील और ना कोई दलील। और इसका विरोध महात्मा गांधी किए थे सत्याग्रह आंदोलन करके। सत्याग्रह आंदोलन करके महात्मा गांधी इसका विरोध जताए थे, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था?
यानी कौन सा वो एक्ट था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्रीय मामलों में डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इंटरफेरेंस करी थी। तो वो जब आप बात करेंगे कि वो कौन सा मामला था, तो ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर एक्ट, 1773 का विनिमयन एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793 का चार्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1773। 1773 में क्या आता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय और प्रशासनिक मामलों में, ध्यान रखेंगे, क्षेत्रीय और प्रशासनिक मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी को नियंत्रण करने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इंटरफेरेंस किया गया था। ठीक बात, चलिए। और इसी के बाद कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 1674 में हो गई थी। इसी के जस्ट एक साल बाद 1674 में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हो गई थी। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया लिखी, जो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने पर आधारित थी? तो ये कोई और नहीं, नन अदर देन मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट को बोले तो मोतीलाल नेहरू ही लेकर के इसको आए थे और पूर्ण स्वराज का मांग किए थे। बेसिकली कब आए थे? 1928 में। कब आए थे? 1928 में ये लेकर के आए थे। अब आगे, अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक बात, यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। बिल्कुल सही है ये पॉइंट। दूसरा, इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। नहीं, गलत। तीसरा, मित्र मेला क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया था। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो यानी हमारा 1 और 3 यानी बी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। वीर सावरकर नासिक में एकत्र हुए थे तकरीबन 200 सदस्य के साथ वर्ष 1904 में वीर सावरकर और अन्य 200 सदस्य के साथ वो लोग नासिक में एकत्र हुए थे और मित्र मेला के नाम से वो लोग बदल करके अभिनव भारत सोसाइटी करने का घोषणा किया था। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना है वीडी सावरकर और 200 लोग मिलकर के इसका मित्र मेला का नाम बदल करके अभिनव भारत सोसाइटी करने का नाम किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सिंपल सा बात है। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। 1929 में यह सभा किसानों के अधिकारों के लिए बनाया गया था। ऑब्वियस बात है कि जब किसान सभा है तो किसानों के अधिकारों के बारे में बात करेगी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती भारतीय किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे और बेसिकली इनका जो काम था वो जमींदारी प्रथा और जो भी शोषणकारी व्यवस्था थी उसके खिलाफ आवाज उठाना था। ये जितनी भी जमींदारी व्यवस्था और जो शोषण करते थे, शोषणकारी व्यवस्था जितनी भी थी, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। और 1936 में लखनऊ में इनकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? यही स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये तो मिलान है। तो भटकल को कर्नाटका से जोड़िए। एलेप्पी केरल में है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश और तूतीकोरिन तमिलनाडु। मिलान था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान स्थित है। उसी तरह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केरल में स्थित है, तिरुवनंतपुरम में। भामा परमाणु वो आपको बॉम्बे में होगा, ट्राम्बे बॉम्बे में है। और बार की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों को लगे तो नोट डाउन कर लेना। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1992 में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम पारित किया गया था। चलिए फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। माइकल मधुसूदन दत्त
किस फील्ड से थे? माइकल मधुसूदन दत्त एक प्रख्यात कवि थे, एक प्रख्यात कवि थे। नंदलाल बोस चित्रकला से संबंध रखते थे। लच्छू महाराज एक कथक, प्रख्यात कथक से। पंकज मलिक एक संगीतज्ञ थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को लिंगानुपात को घटते क्रम में व्यवस्था कीजिए। पहला ऑप्शन अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़। तो इसका होगा 3, 2, 1, 4, यानी पहले आएगा पुडुचेरी, फिर आएगा लक्षद्वीप, फिर आएगा अंडमान निकोबार आइलैंड एंड चंडीगढ़ इज ऑन 4th पोजीशन। ये घटते क्रम में। अब आगे, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला केंद्र कहाँ स्थित है? उच्च अक्षांश ऑप्शंस देखेंगे, कोलकाता, शिमला, गुलमर्ग, हैदराबाद। तो इसका आंसर होगा गुलमर्ग। गुलमर्ग में उच्च अक्षांश स्थित है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान की अगर बात करें वो कहाँ है, तो वो शिमला में होगा। शिमला में क्या है? आलू अनुसंधान, आलू अनुसंधान। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। भूभौतिकी अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद में। भूभौतिकी अनुसंधान, भूभौतिकी अनुसंधान अगर पूछे तो हैदराबाद में बताना है। ठीक है, और गोवा में फिर अगर पूछे तो समुद्र विज्ञान संस्थान, ये ऑप्शन में नहीं है बट बता रहा हूँ, समुद्र विज्ञान अनुसंधान अगर कोई बोले वो कहाँ है, तो गोवा में, गोवा में। ठीक, और कोलकाता में क्या है? कोलकाता में आर्कियोलॉजिकल का है, यानी पुरातत्व का है, आर्कियोलॉजिकल का है, पुरातत्व का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी यानी आईपीसीसी के बारे में इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट, इसे वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी सही है, यानी इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा, 1 और 2 दोनों होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में, नाभिकीय यानी न्यूक्लियस से रिलेटेड की बात हो रही, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करते, यही कथन सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल, ये केवल शब्द ये गलत करा गया, यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर नहीं करता, इसलिए पहला ही मिल गया कि पहला ही सही नहीं है। आगे वैसे देख लेते हैं, ऑप्शन ये सही हो। यह आवर्त के बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है, बिल्कुल सही है। यह एक समूह से नीचे की ओर ले जाने पर घटता है, ये भी ठीक है। यह संयोजकता और कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है, ऑब्वियस बात इलेक्ट्रॉन पर ही कार्य करेगा, तो यानी पहला वाला ही सही नहीं था, बाकी सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम धातु यानी सोडियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो फिर क्या होता है? तो सोडियम जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं, यानी सी, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैसे बनेगा? तो सपोज 2NO इसका इक्वेशन होता है, प्लस H2O, 2NaOH, यही सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस बन गया। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो होता है, इसका पीएच आपसे पूछ सकता है, तो पीएच इसका 14 होता है। तो पीएच 14 देखते ही आप पता कर सकते हैं कि ये कैसा है। तो एक बेसिक क्वालिटी इसके अंदर है, यानी क्षारीय है, यानी बेसिक है, क्षारीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का, अधातु यानी नॉन मेटल का है, कौन सा है? तो 285 देखेंगे, और ये किसका है? यानी ये नॉन मेटल का है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और नॉन मेटल का जो होता है और उपधातु जो होते हैं उसमें P ब्लॉक में ही मौजूद होते हैं। तो चलिए, यानी क्वेश्चन के अनुसार कि अधातु का कौन सा था? 285, क्योंकि बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? यानी अम्ल यानी एसिड क्षारक सूचक नहीं है। तो लिटमस पेपर से तो होता है, ये मिथाइल ऑरेंज से होता है, ये फिनोल्फिन से होता है, ये स्टार्च पेपर होगा इसका आंसर, स्टार्च पेपर से नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Na2O एक ऑक्साइड है, किस तरह का ऑक्साइड है? तो Na2O एक बेसिक ऑक्साइड यानी क्षारीय है। Na2O जो होता है यानी सोडियम जो होता है, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद तेजी से जलता है, और तेज जलने के बाद चमकदार सफेद प्रकाश देता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन यौगिक में आमतौर पर क्या नहीं पाया जाता है? एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड तो पाया जाता है, द्विया बंध यानी डबल बॉन्ड भी पाया जाता है, त्रिया बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता। यानी आंसर हमारा ये सही होगा। ये बोला कि नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, बाकी 3 पाए जाते हैं।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बनी एब्सेंस में अयस्कों के ताप को क्या कहते हैं? तो निस्तापन कहते हैं। ऑक्सीजन के एब्सेंस में बोला जिसको इंग्लिश में कैल्सिनेशन कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। अब आगे 56 क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील है, तो इसका एक सीरीज है जो आप लोग को याद करना होगा ये जानने के लिए कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। इसकी एक सीरीज होगी, उस सीरीज को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे तो होगा। वैसे ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें कैल्शियम होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसकी सीरीज है, वो ध्यान देंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, जिंक, thereafter आयरन, thereafter लेड, फिर कॉपर। ये सीरीज है, इसको आप याद करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन -0.5 है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? एक स्फेरिकल मिरर में अगर आपका जो मैग्निफिकेशन है वो -0.5 होता है तो वो कैसा होगा? वो रियल होगा, वर्टिकल होगा और स्मॉल होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। और मैग्निफिकेशन का क्या होता है? मैग्निफिकेशन का होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो ये पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को नहीं मानता है, यानी उसके नियम पे आधारित नहीं है? तो बिजली प्लग एवं स्विच, ऑप्शन डी। बाकी इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब उस पर काम करता है, बिजली प्लग और स्विच इस पे काम नहीं करता, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा डी। द्रवों के घर्षण को क्या कहते हैं? द्रव यानी लिक्विड, उनके घर्षण को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। अब आगे, श्यानता बेसिकली द्रव में क्या होता है कि हम जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन है, जो प्रतिरोध है, उसको श्यानता बोलते हैं। अब जैसे सपोज आप यानी विस्कोसिटी भी कह सकते हो आप इसको, जैसे हनी का हो गया, चॉकलेट का हो गया, पिघला हुआ चॉकलेट, शहद हो गया, ये सब होता है। तो द्रव के घर्षण को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसको दूसरा नाम विस्कोसिटी मतलब इंग्लिश नेम है, इसको याद रखेंगे। हनी एग्जाम्पल हो गया इसका, हनी हो गया, पिघला हुआ चॉकलेट हो गया, ओके। यानी रेसिस्टेंस की बात हो रही है, प्रतिरोधकता वाले धातु को अगर मानो रो यानी पी ही मान लो, रो मान लो, जो मानना है, रो प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को अगर हम 4 इक्वल पार्ट में काटा जाता है तो हर पार्ट में कितना रेसिस्टेंस होगा? तो उतना ही होगा, समान ही रहेगा, क्योंकि 4 इक्वल भाग में बांटा गया है तो हर पार्ट में भी रो ही होगा। रो प्रतिरोधकता वाला है तो रो, अगर 4 होगा तो 4 होगा, जितना। और क्योंकि यहाँ देखना है आपको कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो हर भाग का, चारों ने हर भाग का, प्रत्येक भाग का कितना होगा? तो इतना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध के डेंसिटी को यानी उसके घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर, ये बोलने की बात ही नहीं है, ये तो मैटर ही खत्म है। दूध को करने के लिए क्या करता है? लैक्टोमीटर। उसी तरह हाइड्रोमीटर क्या होता है? तरल पदार्थ के लिए होता है। किसके लिए होता है? तरल पदार्थ यानी लिक्विड वगैरह, ये सब तो तरल पदार्थ के लिए होता है। बैरोमीटर टोरी से लीजिए गया, तो ये किसके लिए होता है? ताप के लिए। बैरोमीटर किसके लिए होता है? ये वायु दाब के लिए होता है, वायु दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए होता है, आपको पता ही है। और लैक्टोमीटर तो इसका आंसर है कि दूध का डेंसिटी। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? किसकी इकाई यानी उसकी यूनिट बोल लो, ऊर्जा के इकाई के समान है। ऊर्जा यानी क्या होता है? एनर्जी के समान है। किसका है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई और नहीं, फोर्स, वर्क। किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति होती है? अनुदैर्घ्य इसको बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ये तो कहीं से कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा आहार? तो फैट यानी वसा सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
कलरलेस प्लास्टिड्स को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट देता है, क्रोमोप्लास्ट कलर वाले पिगमेंट देते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या देता है? कलर के पिगमेंट को देता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। और एपिकोप्लास्ट जो है वो लिपिड चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिपिड यानी लिपिड चयापचय में निभाते हैं। लिपिड याद रखिएगा इसको। एपिकोप्लास्ट लिपिड, क्रोमोप्लास्ट कलर देता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस ही है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किस में टूट जाता है? तो पहला ऑप्शन होगा पायरोविक एसिड। टेटनस तंत्रिका तंत्र की गंभीर बीमारी जो किस विष उत्पादक के कारण होती है? तो वो जीवाणु की वजह से होती है। किसके वजह से होती है? जीवाणु की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों की क्रिया में उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? पेशीय बल कहा जाता है। ऑप्शन नहीं देखेगा ना, मांसपेशीय का है तो पेशीय। निम्नलिखित फूलदार पौधों में कौन लता का उदाहरण है? कौन लता का उदाहरण? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर तो चमेली होगा, लेकिन इसके बारे में आप कुछ पॉइंट जान लीजिए। लता क्या होता है कि छोटा पौधा, जैसे अंगूर का पेड़ हो गया, एग्जाम्पल लता के पौधे का, लता के पौधों का एग्जाम्पल अंगूर, अंगूर का पौधा हो गया, ककड़ी का हो गया, ककड़ी का पौधा हो सकता है। और क्या हो सकता है? चमेली तो है ही, और हनीसकल, हनीसकल, ये सब लता के कैटेगरी में आएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित जानवर में कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित है? आप एक चीज देखते होंगे, मगरमच्छ नीचे रेंग के चलता है, सांप भी नीचे पूरा उसका बॉडी अलाइन होता है, रेंग के चलता है, कछुआ भी उसी तरीके से चलता है, लेकिन मेढक उछल उछल के चलता है। ऑड वन आउट भी कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो। बेसिकली इसका आंसर होगा मेढक। मेढक को उभयचर बोलते हैं, यानी एम्फिबियन बोलते हैं अगर इंग्लिश की बात करोगे तो। मेढक को एम्फिबियन बोलते हैं। ये पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है, पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है। और इसका एक कछुआ, छिपकली भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। छिपकली भी क्या है? सरीसृप है। क्वेश्चन पूछा था कौन नहीं है, तो नहीं है तो आंसर होगा मेढक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी तरह से विभेदित उत्तकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पौधे जो अंततः सीड बनते हैं, क्या बनते हैं? सीड बनते हैं, यानी बीज बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको फैनरोगैम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फैनरोगैम। ऑप्शन सी होगा, फैनरोगैम बोलते हैं जो पौधे बीज बनते हैं। और फैनरोगैम का दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोफाइटिस। स्पर्मेटोफाइटिस, स्पर्मेटोफाइटिस, ये फैनरोगैम का दूसरा नाम है, ये भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तकों की मरम्मतों में मदद करता है? कौन सा मतलब रिपेयरिंग में मदद करता है? तो एरियोरल टिश्यू इसका आंसर होगा। एरियोरल टिश्यू जो है वो रिपेयरिंग में काम आता है, ठीक है। अब अगला जो दूसरा ऑप्शन है कंडरा, वो क्या होता है भाई? तो वो जो होता है वो मसल को बोन से जोड़ता है, मसल को बोन से जोड़ता है, मसल टू बोन। एक मिनट, वो मसल टू बोन, मसल को बोन से जोड़ता है। उपास्थि क्या होता है? उपास्थि होता है ये शरीर के जड़ को एक संरचनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। स्नायु क्या होता है? जो एक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये बोन टू बोन है, ये मसल टू बोन है। एरियोरल टिश्यू रिपेयरिंग में, मरम्मत में काम कर दिया। और उपास्थि क्या होता है? अस्थि से बना उपास्थि, तो यानी ये काम क्या करता है? शरीर के जड़ को एक मजबूती और एक सुरक्षा देने का काम करता है। न्यूरॉन के किस भाग को सूचना प्राप्त होती है? यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला भाग जो होता है उसको डेंड्राइट बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, इसका होगा डेंड्राइट। डेंड्राइट जो होता है वो सूचना को क्या करता है? प्राप्त करता है। अब दूसरा एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन जो होता है बेसिकली वो कोशिका शरीर से दूर ले जाता है। वो आमतौर पर उसको एक्सॉन कहते हैं, जो कि न्यूरॉन्स और मांसपेशी के को कोशिका से जोड़ता है। कोशिका शरीर न्यूरॉन्स का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस और कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म भी होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन और इंडिया के बीच में, इसमें से चार ऑप्शन जो दिए गए उसमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। यानी निर्यात यानी एक्सपोर्ट, आयात यानी इंपोर्ट। ध्यान रखेंगे, जब भी अब निर्यात बोले तो एक्सपोर्ट समझना है, या एक्सपोर्ट बोले तो निर्यात समझना है। आयात यानी इंपोर्ट,
समझते चलिएगा। तो एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है, आयात में, एक्सपोर्ट में जो वृद्धि हुई आयात से ज़्यादा है। क्या ये सही पॉइंट है? क्या ये सही पॉइंट है? इसमें बोला है कि नहीं, सत्य नहीं है, तो पहला ही तो आपका आंसर मिल गया। अब बाकी अगला भी पढ़ ही लेते हैं। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा। हाँ, विदेशी निवेश का प्रभाव तो बढ़ा ही है, फॉरेन कंपनियां आ रही हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ये पॉइंट गलत है, इसलिए ये इसका आंसर सही हुआ क्योंकि पूछा सत्य नहीं है। अगला का ऑप्शन सी पढ़ते हैं। इसने वस्तु और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया। ये भी किया है, बिल्कुल किया है। वस्तु और सेवा में व्यापार का विस्तार तो किया ही किया है, चलिए ठीक है। लेकिन आज भी एक्सपोर्ट जो हमारा है वो कम है एज कंपेयर टू इम्पोर्ट, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। और पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अब आखिरी क्वेश्चन, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसका आंसर होगा NSSO, NSSO, यानी ऑप्शन बी होगा। ये 2019 में NSSO और CSO यानी केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय, NSSO और CSO यानी केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय एक साथ मिलकर अब NSO बन गया है। NSSO और CSO ये दोनों मिलके एक साथ अब क्या बन गया? NSO। क्या बन गया? NSO। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए यह संगठन सर्वेक्षण करता है, उसका नाम NSSO है इस ऑप्शन के तहत। लेकिन वर्ष 2019 में याद रखेंगे कि वर्ष 2019 में NSSO और CSO, NSSO मतलब हो गया कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, और CSO का हो गया केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय। ये दोनों एकीकृत हो गया, यानी एक साथ मिलकर राष्ट्रीय सांख्यिक कार्यालय बना दिया गया, जिसका नाम NSO दिया गया है।